नमस्कार, वन टीवी के हिंदी समाचार में आप सबों का स्वागत है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। चवारा फार्म हाउस मामले में मंत्री पूनम प्रभाकर का बीआरएस पे पलटवार। बीआरएस के केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप। मुंबई पुलिस ने विधायक जिशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले 20 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का आरोप, आवाज उठाने वाली महिलाओं को दबा दिया जाता है। लिबनान की बीका घाटी पर इजरायली हवाई हमलों में 60 की मौत, 58 घायल। अब खबरें विस्तार से। चावरा फार्म हाउस मामले पर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव के आरोप का जवाब देते हुए मंत्री पूनम प्रभाकर ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों ने मानक प्रक्रियाओं का पालन किया है। उन्होंने कहा है कि ये जरूरी है कि समारोह में शराब पीने के लिए उचित अनुमति ली जाए और जो लोग मानदंडों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आरोप लगाया कि बीआरएस नेता मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। పక్కన చుట్టుపక్కల ఫామ్ హౌస్ల కల్చర్ కు మేము వ్యతిరేకం కాదు। భారతీయ సంస్కృతి ప్రకారంగా సాంప్రదాయాల ప్రకారంగా మీరు దావతులు దీపావళి ఇచ్చుకో, దసరాకి ఇచ్చుకో, ఏమనిచ్చుకోండి, కానీ నేను చేసిన చట్టం కాదు, ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి చట్టాలకు అనుగుణంగా మద్యపాన నిషేధం, మంది ఎక్కువైనప్పుడు అనుమతులు తీసుకోవాలి। మారక ద్రవ్యాలు వినియోగించడానికి వీలు లేదు, యాక్ట్ ఉంది। అశ్లీలత పెరిగేటువంటి రేవు పార్టీలకు సంబంధించి నిషేధం ఉంది। ఇవి తప్ప మీరు ఎక్కడైనా చేసుకున్నప్పుడు ఎవరైనా పోలీసులు అతిగా ప్రవర్తిస్తే మేము బాధ్యత వహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం। రాజకీయంగా పోరాడగలిగే శక్తి మీకంటే మంచిగా ఈ ప్రభుత్వాన్ని నడిపి ప్రజల ప్రశంసలు పొందే ప్రయత్నం చేస్తాం। మీరు చేసిన తప్పులు చట్ట ప్రకారంగా బయటికి వచ్చి నింద, శిక్ష, దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ జరుగుతుంటే ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికి ఇది కక్ష సాధింపు ధోరణిని చూపెట్టే ప్రయత్నం చేస్తే దయచేసి తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి। ఆయన అంటున్నాడు పొద్దున ఎక్సైజ్ కేసు పెట్టారు, సాయంత్రం డ్రగ్స్ కేసు మార్చిండ్రు। ఎక్సైజ్ కేసు దొరికినప్పుడు లిక్కర్ దొరికినప్పుడు డ్రగ్స్ కేసు పెట్టేది నేనా? ఎక్సైజ్ దొరికింది ఎక్సైజ్ కేసు పెట్టిండ్రు। ఎస్, ఆయన చెప్పినటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ రైటే। సాయంత్రం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు డ్రగ్స్ వచ్చింది। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दिया गया है, जिसमें सशस्त्र रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ये कदम हाल ही में बटालियन पुलिस कर्मियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों और खुफिया अलर्ट के मद्देनजर उठाया गया है। संभावित खतरों को देखते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम ने भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अधिकारियों ने स्थिति पर बारीकी से नजर रखी हुई है ताकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और सार्वजनिक व्यवस्था बनाई रखी जा सके। कृषि और आर्थिक मुद्दों पर कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने तेलंगाना के किसानों की दुर्दशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि धान खरीदी में देरी के कारण किसानों को दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। रामाराव ने अधिकारियों की विफलता पर आलोचना करते हुए बताया कि किसान खरीद केंद्रों पर अपनी फसल बेचने के लिए कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी केवल झूठे वादे कर रही है और किसानों की वास्तविक जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। एक्स पर किए गए पोस्ट में रामाराव ने ठेकेदारों और कांग्रेस से जुड़े समूहों पर तेलंगाना के प्राकृतिक संसाधनों की अनियंत्रित लूट का भी आरोप लगाया। వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో పర్మిషన్లు ఇచ్చి వాళ్ళే రిజిస్ట్రేషన్లు చేసి వాళ్ళే ట్యాక్సులు కట్టించుకొని వాళ్ళే నల్ల కనెక్షన్లు ఇచ్చి వాళ్ళే మోరీలకు దానికి దీనికి అన్నిటికీ ఆనాడు ఏదో రకంగా లోకల్ లీడర్లు సాయం చేసి ఇలా వాళ్ళే కూలగొడతాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు నోటీసులు ఇయ్యం, 3 గంటలకు బుల్డోజర్ పంపుతామంటే ఒక పేద మహిళ బుచ్చమ్మ ఈరోజు బలవన్మరణం పాలైంది, ఆత్మహత్య చేసుకున్నది, ఊరేసుకొని చచ్చిపోయింది। ఈ హత్యకు ఖచ్చితంగా ఇది హత్యనే, ఆత్మహత్య కాదు। ఇది రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ హైడ్రా అనే అరాచకం పేరిట చేసిన ఒక హత్య అనేది మా పార్టీ యొక్క వాదన। ఇవాళ బుచ్చమ్మ కుటుంబానికి రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం కనీసం సానుభూతి చెప్పిందా? నీ వల్ల, నీ నిర్వాకం వల్ల, నీ దిక్కుమాలిన ప్రభుత్వం వల్ల ఇవాళ ఇక్కడ ఆత్మహత్యలు చేసుకునే పరిస్థితి హైదరాబాద్లో పేదలకు వచ్చిందంటే ఎంత దారుణమో ఆలోచించమని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని నేను కోరుతా ఉన్నా। ఇంకో దిక్కు చిన్న పిల్లలు ఇక్కడ నుంచి అక్కడికే పోతా ఉన్నాం। వేదశ్రీ అనే ఒక పాప, మీరు చూసే ఉంటారు అందరూ, ఆ పాప వీడియో ఏడ్చుకుంటూ పుస్తకాలు తీసుకుంటా అంటే కూడా తీసుకొనియలేదు। రేవంత్ రెడ్డి పంపిన బుల్డోజర్లు మా ఇండ్లు గులగొట్టిపోయినాయి, మా పుస్తకాలు మా బ్యాగులు అల్లనే ఉన్నాయనే బాధపడే పరిస్థితి। ఇంత అమానవీయంగా
వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందా? నేను అడుగుతున్న రేవంత్ రెడ్డి, ఈ రాష్ట్రంలో కేవలం పేదవాళ్లకు మాత్రమే కానూను వర్తిస్తుందా? గరీబోళ్లకు మాత్రమే కానూను ఉంటుంది, పెద్దోళ్ళకు ఉండదా? మరి నీ అన్నగాడు తిరుపతి రెడ్డి అనుముల, ఆయనకు కూడా మరి ఎఫ్టీఎల్లోనే ఉన్నది ఇల్లు. ఆయనకేమో నోటీసు పోతుంది, నోటీసు పోయినాక మళ్ళీ ఆయన వెనకంగా పోయి కోర్టులో స్టే తెచ్చుకుంటాడు. కానీ గరీబ్ గానికి ఏ నోటీసు ఉండదు, తెల్లారు లేచే వరకు బుల్డోజర్ వస్తుంది, పుస్తకాలు తీసుకుంటాం, మా బ్యాగులు తెచ్చుకుంటాం అంటే కూడా దయ లేకుండా దాక్షిణ్యం లేకుండా ఇండ్లు గులగొడతారా? ఇంతకంటే దిక్కుమాలిన, ఇంతకంటే దిగజారిన, ఇంతకంటే చండాలమైన పని ఇంకోటి ఉంటుందా ఒక ప్రభుత్వానికి? నేను అడుగుతా ఉన్నా. ఎన్ని మాటలు చెప్పారు మీరు? ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కడతాం, 5 లక్షల ఇండ్లు కడతాం, ఇది చేస్తాం, అది చేస్తాం, ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షలు ఇస్తాం ఇండ్లకు అని చెప్పారు. ఇండ్లకు ఒక్కనికి ఒక్క ఇల్లు కట్టినావా ఇప్పటికి నువ్వు? ఈ సంవత్సరంలో దగ్గర సంవత్సరం అయింది, వచ్చి 11 నెలలు అవుతుంది. ఒక్క ఇల్లు కట్టినావా? మీదికెళ్ళి ఎన్ని ఇల్లు కొట్టినావో అలా మొత్తం రాష్ట్రం చూస్తూ ఉన్నది. హైదరాబాద్లోనే పేదలే కాదు, గ్రామాలలో ఉండే ప్రజలు కూడా మాట్లాడుకుంటా ఉన్నారు. ఇందిరమ్మ పేరు చెప్పి ఇండ్లు కడతామని చెప్పి 5 లక్షలు ఇస్తామని చెప్పి పోజులు కొట్టి 100 రోజుల్లో అన్ని చేస్తా అని చెప్పి ఏది చేయకుండా ఇవాళ కూలగొట్టే కార్యక్రమం హైడ్రా పేరు మీద అయితే పెట్టుకున్నావో నువ్వు నీ కేబినెట్ మంత్రులు ఏం చేస్తారో ప్రభుత్వం చూస్తూ, దేశం ప్రజలందరూ చూస్తున్నారు. నాకు అర్థంలోకి అడుగుతా, హైడ్రాతో చెర్లతో ఆర్థిక మంత్రికి ఏం సంబంధం అండి? ఆయన ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి 5 బిల్డర్ల పేర్లు చెప్పి ఎందుకు ఇదంతా బ్లాక్మెయిల్ దందానా, పైసలు వసూలు చేసే కథనా? మొత్తం నీ మంత్రులు నీ తమ్ముళ్ళు ఇదే. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पवन खेरा ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी के यूट्यूब चैनल पर पिछले 2 दिनों से माधवी बुच को लेकर कई वीडियो में सवाल उठाए जा रहे हैं। खेरा ने सरकार से सवाल किया है कि माधवी बुच को समर्थन देने की क्या मजबूरी है और सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि माधवी बुच और सेबी के अधिकारी अनंत नारायण ने अपने पदों से जुड़े नैतिक मानदंडों का उल्लंघन किया है। 21-22 में उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी को ये इक्विटी बेच दी, प्रेडिबल की। प्रेडिबल, अगला टेबल दिखाइए, कि जो बाकी प्रमोटर्स हैं, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, महत्वपूर्ण इन्वेस्टर्स हैं, उसमें जो हाईलाइटेड है वो देखिए, जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड। जाकेसा का नाम स्पष्ट तौर पे पैराडाइज पेपर्स में आया था। पैराडाइज पेपर्स किस सन में आए वह आप देख लीजिएगा। शेयर्स किस सन तक रखे गए वो भी आप देख लीजिएगा, और उसके नीचे के एड्रेसेस देखिए बाकी कंपनीज के, सब सेम। वो उस पर भी कहानी हम पता लगा रहे हैं। ट्रस्ट हाउस 112 बोनाडी स्ट्रीट, किंगस्टोन, सेंट विंसेंट। अब ये लगातार आपको जाकेसा के नीचे कैप्रिया वेंचर्स, यूनाइटेड सीड, लगातार वही एड्रेस की कंपनीज हैं। खैर चलिए, अब ये जो जाकेसा इन्वेस्टमेंट्स है, ये सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ईस्टर्न कैरिबियन सी टैक्स हेवेंस हैं, वहां की कंपनी है। 2018 में ये आपके सामने आई जानकारी, 2017 में पैराडाइज पेपर्स की। उसके बाद भी माधवी जी ने ये शेयर्स अपने पास रखे 2021 तक। सेबी की होल टाइम मेंबर थी वो, उन्हें जानकारी थी, लेकिन रखे। क्यों रखे पूछिए उनसे। अब मैं आता हूं एक और व्यक्ति पर जो सेबी से जुड़ा हुआ है माधवी जी के अलावा। उनका नाम है अनंत नारायण। ये हैं होल टाइम मेंबर अनंत नारायण। इन्होंने भी अपनी एक प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी। स्टॉक ब्रोकर को, सेबी का होल टाइम मेंबर अपनी प्रॉपर्टी एक स्टॉक ब्रोकर को दे रहा है जिसको वो रेगुलेट करता है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन 10 अक्टूबर 2022 को होल टाइम मेंबर बने, और इन्होंने जो अपनी मुंबई की प्रॉपर्टी है थंगम विनोद राजकुमार को दी। ये स्टॉक ब्रोकर हैं। आईएमसी इंडिया सिक्योरिटीज के नाम पे एक ब्रोकरेज फर्म है इनकी, जो सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। ये हैरानी की बात है कि माधवी जी भी यही करती हैं, उन्हीं कंपनीज को अपनी प्रॉपर्टीज किराए पे देती हैं जो सेबी रेगुलेट कर रहा होता है जिन कंपनीज को, और होल टाइम मेंबर अनंत जी भी वही करते हैं। ये अनंत जी मेंबर हैं
मार्केट इंटरमीडियरीज रेगुलेशन एंड सुपरविजन डिपार्टमेंट, MIRSD, सेबी के भीतर जो डिपार्टमेंट है, सीधा सीधा स्टॉक ब्रोकर्स उनके परव्यू में आते हैं, उसको, उस व्यक्ति को उन्होंने अपनी किराए पे प्रॉपर्टी दी। ये भी एक सेक्शन 4, 7 और 8 का सेबी का कोड जो है उसका वायलेशन है। अगला इनका क्या एक्सपोजे है कि अनलिस्टेड कंपनीज में नारायण साहब भी अपनी शेयर्स, अपनी इक्विटी प्राउड सिक्योरिटी एंड क्रेडिट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राउड अब जो है इनक्रेड नाम हो गया है उसका, INCRED, इनक्रेड कैपिटल, 1 लाख शेयर्स, 2 करोड़ के शेयर्स, जिसकी आज की वैल्यूएशन अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो 70 करोड़ की वैल्यूएशन है इस कंपनी में, इनके शेयर्स हैं। ये होल टाइम मेंबर हैं सेबी के। इनक्रेड कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट है, रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, सेबी के परव्यू में आती है, सेबी की जांच के दायरे में आती है। उस कंपनी के 70 करोड़ के शेयर्स और उस कंपनी की वैल्यूएशन है 8,800 करोड़। उसके 70 करोड़ भागीदार, हिस्सेदार सेबी के होल टाइम मेंबर हैं उस सेबी के, जिस सेबी के परव्यू में इनक्रेड कैपिटल आती है। हमें यह नहीं समझ में आता कि ऐसी कंपनी जो, और ये इनक्रेड बड़ी कंपनी है, स्पेशलाइज करती है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में, AIF जिसको हम कहते हैं, और पूल्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये सारी जो ये गतिविधियां हैं इस कंपनी की, वो सेबी के सीधे सीधे परव्यू में आती हैं और होल टाइम मेंबर के परव्यू में आती हैं। फिर भी उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स रखे हैं। हमारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, माधवी जी ने अपनी दूसरी प्रॉपर्टी भी ऐसी कंपनी को क्यों दी जिस कंपनी का सीधा सीधा सेबी से लगातार रिश्ता है? नोटिस का रिश्ता है, एफिडेविट्स का रिश्ता है, इंक्वायरीज का रिश्ता है, रिश्ता ही रिश्ता है। क्यों माधवी बुच ने ऐसी कंपनीज में शेयर्स रखे, ये जानने के बाद जब पैराडाइज पेपर्स में उसके इन्वेस्टर्स के नाम आए? क्यों अनंत नारायण जी ने, जो होल टाइम मेंबर हैं सेबी के, अपनी प्रॉपर्टी एक ऐसे स्टॉक ब्रोकर को दी जो सेबी की जांच के दायरे में आता है? मुंबई पुलिस ने नोएडा से एक 20 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने कथित तौर पर मुंबई के विधायक जिशान सिद्दीकी के कार्यालय में फोन करके उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस के अनुसार ये धमकी भरा कॉल जिशान सिद्दीकी के बांद्रा जनसंपर्क कार्यालय के लैंडलाइन नंबर पर किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल पिछले शुक्रवार शाम को किया गया था, जिसमें केवल जिशान सिद्दीकी नहीं बल्कि अभिनेता सलमान खान को भी निशाना बनाया गया था और फोन पर पैसे की मांग की गई थी। जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के एक कर्मचारी की शिकायत पर बांद्रा के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी और उसे गिरफ्तार कर लिया। हरियाणा से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट निजी अनुभव का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि जो महिलाएं अपनी आवाज उठाती हैं उन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। यह बयान उन्होंने नई दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान किया, जो वाराणसी युवा कांग्रेस नेता रोशनी जायसवाल और उनके परिवार के समर्थन में आयोजित किया गया था। रोशनी जायसवाल ने सोशल मीडिया पर रेप की धमकी मिलने के बाद एक बीजेपी समर्थन को थप्पड़ मारा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो भी दिखाया गया है जिसमें रोशनी ने कहा है कि सितंबर में उन्हें राजेश कुमार नाम के व्यक्ति को थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने उन्हें रेप करने की धमकी दी थी। इस घटना के बाद रोशनी जायसवाल को उनके घर की जब्ती का नोटिस मिला। विनेश फोगाट ने कहा है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत कम उम्मीद है और उनकी तथा साक्षी मलिक जैसी महिलाओं की लड़ाई जारी है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत अनुभव है कि आवाजें कैसी दबा दी जाती है। महिला है और वो गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हैं, वो अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से रख रही हैं। गुनाह सिर्फ इतना है कि वो महिला है और वो लड़ना जानती है, ये उसका गुनाह है। रोशनी को लगातार राजेश, भगवा राजेश, और भगवा का आप मतलब समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश को पता है। उसका नाम जो है सैफरन राजेश है, बलात्कार की धमकियां दे रहा है। ना तो भाजपा की सरकार ने या ना यूपी सरकार ने ना यूपी की पुलिस ने अभी तक कुछ बोला है। भगवा के भेष में छिपे हुए राजेश जैसे जो ये लोग हैं,
जो सरकार के संरक्षण में पड़ रहे हैं, ऐसे बदमाशों पे क्या कभी कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या हम एक उम्मीद की नज़र से देख सकते हैं कि महिलाओं के खिलाफ में जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ में हमारी सरकार कुछ करेगी? मुझे बहुत कम उम्मीद है, आस और उम्मीद बहुत कम है। लेकिन मैं उस छोटी सी उम्मीद के ऊपर मैं पूरे देशवासियों को ये बोलना चाहती हूँ कि उम्मीद को जिंदा रखना। आपके सामने रोशनी जायसवाल जैसी, विनेश फोगाट जैसी, साक्षी मलिक जैसी बेटियां सामने खड़ी हैं लड़ने के लिए। अभी हाल फिलहाल में उस केस की मुझे ज़्यादा अभी मैं कोशिश कर रही हूँ डिटेल निकालने की, लेकिन हरियाणा में भी एक एसपी के ऊपर 6-7 महिलाओं ने लेटर लिख के मुख्यमंत्री जी को बोला है कि हमारे साथ में गलत हुआ है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आने वाले टाइम में उन लड़कियों से ये बयान लिखवाया जाएगा या उनसे बुलवाया जाएगा कि ये हमने नहीं किया है। उनको दबाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी और हमें पता है कैसे दबाया जाता है, क्योंकि हमने वो पीड़ा से हम गुजरे हैं, उस दर्द से हम गुजरे हैं, उस लड़ाई से हम 2 साल से गुजर रहे हैं। कैसे दबाया जाता है और कैसे दबाया जाता है उसका पूरा अंदाजा हमें है। और मैं फिर भी आप सबके माध्यम से मैं उन बहनों को कहना चाहती हूँ कि आपकी ये बहन सड़क से लड़ाई लड़के विधानसभा में आपकी आवाज उठाने के लिए वहां तक पहुंची है। अगर आपको ये लगता है कि कोई आप पे दबाव दे रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश की जा रही है, या कोई आपको बोल रहा है कि आप ये चीजें लिख दो, ये सब गलत है, तो मैं आपको विश्वास के साथ में कह सकती हूँ आपको एक फोन कॉल की जरूरत है। बस आप एक फोन कॉल लगाएंगे, हम आपकी लड़ाई आप बोलोगे हमें सड़क पे बैठ के लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। आप बोलोगे कि हमारी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाए, हम उस लड़ाई को अंत तक लेके जाएंगे। तो मैं सभी देशवासियों से एक अपील करना चाहती हूँ आपके माध्यम से, ये जो 50% जो आबादी हमारे हिंदुस्तान में है ये महिलाओं की, इसकी ताकत शायद प्रधानमंत्री जी भूल सकते हैं, शायद गृह मंत्री जी भूल सकते हैं, शायद ब्रजभूषण जैसा अपराधी भूल सकता है, लेकिन हम महिलाएं अपनी ताकत को नहीं भूली हैं। हम लड़ेंगे, रोशनी जायसवाल हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे जो हरियाणा की जो बेटियां हैं। संदीप सिंह का केस आपको पता है, आज भी वो बेटी को दबाने के लिए, उनको मरवाने का भी प्रयास किया गया था पूर्व में। उनकी आवाज उठाने के लिए मैं पूरे समाज को कहना चाहती हूँ कि हमें इस बेटी को, रोशनी जायसवाल को न्याय दिलाने के लिए साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हर एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और सिर्फ ये आवाज उठाने की बात ये नहीं है कि हम 1 महीना आवाज उठा के चुप हो जाएं। उस लड़ाई को अंत तक लेके जाने के लिए हमें साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप सबको साथ में खड़ा होना पड़ेगा। हम साथ में खड़े हैं और पूरा देश इस अन्याय को देख रहा है, भाजपा सरकार की नीतियों को देख रहा है, महिलाओं के प्रति इनके संस्कारों को देख रहा है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है, लड़ाई जारी रहेगी। हम लड़ते रहेंगे जब तक रोशनी जायसवाल को इंसाफ नहीं मिल जाता है। उसके खिलाफ में जिन लोगों ने ये अभद्र टिप्पणियां की हैं उनको सजा नहीं मिल जाती है। हम लड़ाई लड़ेंगे और अंत तक इस लड़ाई को लेके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब यहाँ पे आए, हम महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए आप यहाँ पे बैठे हैं सब लोग। आप सबका धन्यवाद। केरल के वायनाड लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। मंगलवार को कई नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने वायनाड के समृद्ध इतिहास का जिक्र किया और कहा कि यहाँ के लोगों ने हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहने की कसम खाई है। प्रियंका गांधी ने कहा कि वायनाड का एक समृद्ध इतिहास है, जहाँ के लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाईचारा के साथ रहते थे। यह हमारे देश की सुंदरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी प्रेम, सत्य, समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की सिद्धांतों पर बनी थी, जो आज भी हमारे संविधान की नींव है। But I was not surprised because I know the history of Wayanad. പക്ഷെ അത് ആ ഒരു അനുഭവം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അതിശയം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം എനിക്ക് വയനാടിന്റെ ചരിത്രം എന്താണെന്ന് അറിയാം. I know how the people of Wayanad have always stood for what is right. എനിക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാ കാലത്തും എന്താണോ ശരി അതിനുവേണ്ടി നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. In some ways you represent everything that is good about our country. ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വയനാട്ടുകായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ രാജ്യത്ത്, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നവരാണ് വയനാട്ടിലെ നിങ്ങൾ. You have a deep history. Your indigenous people fought against the British.
നിങ്ങൾക്കൊരു ആഴമുള്ള ചരിത്രമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പോരാടിയവരാണ്. And you have always lived in harmony. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും സാഹോദര്യത്തിലും ഐക്യത്തിലുമാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. No matter which religion you have belonged to, you have lived as brothers and sisters. നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായിക്കൊള്ളട്ടെ, വയനാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരെ പോലെയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. And these are the teachings of all our religious leaders, whether it was Sri Narayan Guruji, whether it was our great earlier leaders before that, or our gurus. They have all taught that we should live in harmony, there should be equality, and everybody should move forward and progress together. ഇതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മതത്തിന്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കളുടെ സന്ദേശം. ഇതാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെയുള്ള നേതാക്കളോ അതുപോലെയുള്ള മഹാന്മാർ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും സാഹോദര്യത്തോടും ഐക്യത്തോടു കൂടി ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായാലും ജീവിക്കണം എന്ന സന്ദേശമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. These are the same values on which our freedom movement was led by Mahatma Gandhi ji. ഇതേ മൂല്യങ്ങൾ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ഐക്യത്തിന്റെയും തുല്യതയുടെയും ഒക്കെ മൂല്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ശ്രീ മഹാത്മാഗാന്ധി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നയിച്ചതും മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോയതും. He was inspired to fight for the truth by the Bhagavad Gita. അദ്ദേഹത്തെ സത്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകിയത് ഭഗവത്ഗീതയാണ്. And by the Holy Quran. അതുപോലെ തന്നെ ഹോളി ഖുറാനിലെ മൂല്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രചോദനം നൽകി. And he was deeply inspired by Lord Jesus' Sermon on the Mount. അതുപോലെ തന്നെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന്റെ യേശുദേവന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം വളരെയധികം പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു. In fact, if somebody embodied what is written in the Bible in Corinthians 13, that whatever you do, unless you have love in your heart, it is of no value, it was Mahatma Gandhi. ബൈബിളിൽ കൊറിന്ത്യൻസ് 13 പറയുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു മൂല്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഏറ്റവും അധികം അർത്ഥവത്തായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് മഹാത്മാഗാന്ധി അല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. And so when India became a free nation, it was those same values on which the constitution. लेबनान की पूर्वी बेका घाटी पर इजरायली हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और अन्य 58 लोग घायल हो गए हैं। यह जानकारी लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को दी। मंत्रालय के अनुसार हमले से घाटी के 12 इलाके प्रभावित हुए हैं, जिसमें से ज्यादातर बालाबेक क्षेत्र में। मरने वालों की संख्या का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि बचाव कार्य अभी भी जारी है। बालाबेक के गवर्नर बरीश ने इस हमले की निंदा की है। इसे लेबनान और इसराइल के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद से क्षेत्र में सबसे हिंसक हमला बताते हुए 23 सितंबर से इसराइल ने लेबनान के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसमें ज़्यादातर हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है और हाल ही में उसके उत्तरी सीमा पर एक ज़मीनी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। आखिर में हेडलाइंस फिर। जवाहर फार्म हाउस मामले में मंत्री पूनम प्रभाकर का बीआरएस पे पलटवार। बीआरएस के केटी रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना, किसानों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का आरोप। मुंबई पुलिस ने विधायक जिशान सिद्दीकी को धमकी देने वाले 20 वर्षीय युवक को किया गिरफ्तार। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट का आरोप, आवाज उठाने वाली महिलाओं को दबा दिया जाता है। लेबनान की बेका घाटी पर इजरायली हवाई हमलों में 60 की मौत, 58 घायल। 1 टीवी हिंदी समाचार यहीं पे खत्म हुआ। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी कल मुलाकात।